Hello students, myself Vivek Ranjan Srivastava welcomes you at the platform of Livesmith powered by चाणक्य क्लासेज। बाबू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर का ये आज का एक नया वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसके अंदर में हम लोग जहां तक अपने पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके थे उसके आगे की बात आज हम लोग करेंगे। और आज का क्लास एकदम जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही मजेदार चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। ठीक, तो देखेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की बात करी थी, जिसके अंदर में हमने डैम्स के बिल्डिंग के बारे में बात किया कि डैम्स बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि डैम्स आर द नेचुरल बैरियर ऑफ फ्लोइंग वाटर बॉडीज। ठीक, यानी बहते हुए पानी की जो स्रोत होते हैं उनका नेचुरल बैरियर होता है डैम। और डैम का इस्तेमाल हम लोग अपनी एक एक्टिविटी में नहीं, बहुत सारी एक्टिविटीज में करते हैं। जैसे फ्लड कंट्रोल करने की बात हो जाए, ठीक, जैसे इरिगेशन की बात हो जाए, जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए वाटर सप्लाई की बात हो जाए, तो इन सब तमाम एक्टिविटीज के अंदर में हम लोग अपने डैम्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई डैम्स आर आल्सो नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बनाने के तमाम फायदे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। आज हम उसके डिमेरिट्स की बात करेंगे। आज का हमारा जो क्लास होगा वो होगा अपोजिशन फॉर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं, नदियों पे हम डैम अगर बनाते हैं तो उन डैम्स के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जिसके चलते कई जगहों पर हमें, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए अपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक, तो उन सब तमाम चीजों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस उम्मीद में कि आप बहुत इसको एंजॉय करोगे। ठीक, और आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर समझ में भी आएगा और आज का लेक्चर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। ओके, तो यहां से हम लोग देखेंगे आज। देखिए, तो यहां कुछ आपको ऐसे डिमेरिट्स दिखाए जाएंगे, ऐसे डिमेरिट्स के बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कैसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हमारी मदद करने के साथ साथ कुछ कारणों से ये थोड़ा सा लैग कर जाते हैं और इनकी कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब हम लोग अपने नदियों को के ऊपर में डैम बनाते हैं या उनको उनके पानी को रेगुलेट करने की बात करते हैं, तो ये यानी जब भी हम अपने नदियों में डैम बनाते हैं तो ये हमारे नदियों के नेचुरल फ्लो को, जो नेचुरल फ्लो होता है नदी के पानी का, उसको ये बाबू रोक देता है। ठीक, उसको ये अफेक्ट करता है। और इसके चलते क्या होता है कि सेडिमेंट फ्लो की समस्या आने लगती है, यानी सेडिमेंटेशन की समस्या आने लगती है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बांध बनाते हैं तो बांध के जब गेट गिरा दिए जाते हैं और नदी के पानी को एक ही साइड में रोक दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि जो नदी के पानी के साथ जो भारी पार्टिकल्स, जो हेवी पार्टिकल्स बह के आ रहे थे वो रुक जाते हैं और वो भारी होने के चलते, उनकी डेंसिटी ज्यादा होने के चलते वो धीरे धीरे करके उसी इलाके में तली में बैठने लगते हैं। ठीक, जिसके चलते सेडिमेंट्स बनने शुरू हो जाते हैं और सेडिमेंटेशन हो जाता है, जिसके चलते जब ये सेडिमेंटेशन होने लगता है तो नदियों का नेचुरल फ्लो जो होता है बाबू वो रुक जाता है। ठीक, आगे देखेंगे कि जब बहुत ज्यादा ये सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है, यानी एक्सेसिव सेडिमेंटेशन जो होता है, ठीक है, वो रिसीवर के बॉटम में जाकर के जमा होने लगता है। यानी ये जो जैसे जैसे सेडिमेंटेशन की क्वांटिटी बढ़ती है तो ये उस रिजर्वर के, यानी जिस इलाके में नदी के पानी को रोक करके हम जमा कर रहे हैं उसकी तली में ये सेडिमेंट्स जाकर के बैठने लगते हैं। अब उसके बाद जैसे जैसे ये उस तली में जाकर के बैठते हैं तो धीरे धीरे वो जो रिजर्वर का बेड होता है, यानी रिजर्वर का जो तली वाला इलाका होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि ये नदी है एक, ठीक, ये इसका अपना इसमें पानी का नेचुरल फ्लो हो रहा था, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डैम बना दिया, यहाँ रोक दिया इस पानी को, थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके हम इसके पानी को फ्लो करने की आजादी दे रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा होने लगते हैं और ये सेडिमेंट्स नीचे तली में जब बैठने लगते हैं तो धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी में बढ़ोतरी आने लगती है। तो जब इनकी क्वांटिटी बढ़ने लगता है तो ये एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट करके रॉकियर टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चट्टान जैसी आकृति बना देते हैं, जिसके चलते उस इलाके में काफी ज्यादा समस्याएं होने लगती हैं। ठीक, आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब है कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन जो होता है वो रॉकियर स्ट्रीम बेड बनाने का काम करता है। ठीक, जिसके चलते अब जब उस नदी के पानी में सेडिमेंटेशन जब ज्यादा होता है, रॉकियर बेड बन जाता है, तो उस वाटर बॉडी का जो एक्वेटिक लाइफ है, उस रिवर का जो एक्वेटिक लाइफ है वो इसके चलते हैम्पर होता है और इस हैम्पर होने के वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो धीरे धीरे करके पुअरर होने लगता है। यानी जो एक्वेटिक लाइफ पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है उस नदी के अंदर में, वो धीरे धीरे करके उसका हैबिटेट जो है वो खतरे में पड़ने लगता है। तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जो किसके चलते उत्पन्न हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं सेडिमेंटेशन के चलते। और सेडिमेंटेशन कब हो रहा है, जब हम डैम्स बना रहे हैं। यानी ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के कुछ डिमेरिट्स की बात हो रही है। ठीक, अगला आप देखेंगे कि डैम्स जो होते हैं वो नदियों के बहाव को थोड़ा सा उसकी गति को कम करते हैं, जिसके चलते जो एक्वेटिक फौना होता है ना, फौना का मतलब हम लोग पढ़े हैं, फौना का मतलब होता है जानवर। ठीक, तो एक्वेटिक फौना के लिए मतलब उस पानी के अंदर में रहने वाले जीवों के लिए माइग्रेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक, और जब इनका माइग्रेशन मतलब कुछ कुछ टाइम पे ये जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये एडेप्टेशन होता है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दूसरे जगह जाना इनको पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इनको दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है और रॉकियर बेड बन गया रहता है तो उनको तैरने में समस्या होने लगती है, उनकी लाइफ की क्वालिटी खराब होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका माइग्रेशन रुक जाता है। ठीक, जिसके चलते उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। आई बात समझ में? उसके बाद वैसे रिजर्वर्स जो फ्लड प्लेन्स में डेवलप किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डैम्स जो बनाए जाते हैं वो एक इलाके में नहीं बनाए जाते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था ये बात कि जिस तरह का वाटर बॉडी होता है, चाहे वो बड़ा वाटर बॉडी हो, छोटा वाटर बॉडी हो, ठीक, एक लार्ज स्केल का वाटर बॉडी हो, हर जगह पे अलग अलग साइज के डैम्स बना दिए जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि फ्लड प्लेन्स में जो डैम्स बनाए जाते हैं उन डैम्स के चलते क्या होता है कि the reservoirs that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation, जो उस इलाके का वेजिटेशन होता है बाबू, यानी जिन फ्लड प्लेन्स के अंदर में ये डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उस इलाके के एग्जिस्टिंग वेजिटेशन को भी ये डैम्स अपने अंदर, यानी इन डैम्स के चलते उत्पन्न हुए सेडिमेंटेशन की समस्या जो होती है वो इन वेजिटेशंस को अपने अंदर सबमर्ज करने का काम करने लगती है। ठीक, जिसके चलते, ठीक है, यहाँ पे मिट्टी का और इन वेजिटेशन का, ठीक है, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे पीरियड बीतता चलता है, ठीक है, आपको डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। किसका? उन वेजिटेशंस का, जो वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं? फ्लड प्लेन्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर अब डैम्स बन गए हैं और वो डैम्स जो हैं, ठीक, जब उनके चलते उस पानी को रोक लिया जाता है तो वो पानी आसपास के वेजिटेशन को अपने अंदर समाहित कर लेता है, सबमर्ज कर लेता है, या यूं कहिए डुबा लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने डैम बनाया, अब डैम बनाया तो उसका पानी एक ही साइड डैम बन गया, अब उसका पानी जो इधर से पानी फ्लो होकर के आ रहा था, अब ये पानी बाबू यहीं पे रुकना शुरू हो जाता है। तो जब ये पानी यहाँ पे रुकना शुरू होगा तो ये इधर के इलाकों में, इधर के इलाकों में, चारों तरफ ये प्लेन्स इलाके जो डेवलप हुए पड़े हैं उस वाटर बॉडी के आसपास, उधर ये पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक, और जब ये पानी उधर जमा होता है तो वहां जो वेजिटेशन होते हैं, जो वनस्पति होती है या पेड़ पौधे होते हैं, उनको ये अपने अंदर क्या करते हैं? डुबा लेते हैं। अब जैसे ही वो डूब जाते हैं तो धीरे धीरे करके उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। अब ये डिकम्पोजिशन जो होता है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक, अब
ये डिकम्पोजिशन बढ़ने के चलते वहां का लैंड कमजोर होना शुरू हो जाता है, और कमजोर होने का रिजल्ट हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि लैंड डिग्रेडेशन की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। ठीक, डैम्स जो है, कई डैम्स ऐसे हैं जो फ्लड को कंट्रोल करने में भी सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक, हम लोगों ने क्या पिछले क्लास में पढ़ा था कि डैम्स बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि वो फ्लड को कंट्रोल कर सके, बट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो फ्लड को कंट्रोल करने में ही सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डैम्स का। ठीक, आगे आप देखोगे कि डैम्स जो होते हैं ना, वो लोकल कम्युनिटीज के एक बहुत बड़े लेवल पे डिस्प्लेसमेंट का कारण बनते हैं। आप देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखोगे कि जहां भी वाटर बॉडी होता है तो वहां के आसपास की जो मिट्टी होती है वो बड़ा जबरदस्त फर्टाइल होती है बाबू। ठीक, तो उस फर्टाइल मिट्टी होने के चलते और साथ ही साथ इरिगेशन का आसान ऑप्शन मिल जाने के चलते लोग उन इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन इलाकों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है वो न चाहते हुए भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां एग्रीकल्चर के ज्यादा स्कोप है। तो ऐसी परिस्थिति में जब डैम्स बना दिए जाते हैं और उन इलाकों में डैम्स बनाने के चलते पानी जमा होना शुरू हो जाता है, डिपोजिट होना शुरू हो जाता है, तो लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। लोग अपने एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि लोग अब मजबूरी में आकर के, चूंकि उनके जीवन का वही लाइवलीहुड चलाने का एक बेस्ट ऑप्शन है वो, तो जब वही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोग उस इलाके को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। तो डैम्स जो हैं इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? कुछ जो लोकल कम्युनिटीज जो डैम के आसपास रह करके अपने जीवन को चला रहे थे, उनका डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। यह भी एक डैम्स का ड्रॉबैक है। आगे आप देखोगे कि जनरली वैसे डैम्स जो बस बनाए ही इसलिए गए थे ताकि वो फ्लड को कंट्रोल कर सके, बट रिजल्ट क्या देखने को मिला? बनाए गए कि वो डैम वो बाढ़ को रोकेंगे, लेकिन कई बार हमें यह देखने को मिल जाता है कि ये डैम ही कारण बन जाते हैं फ्लड्स के। नहीं, यानी कहने का क्या मतलब कि हमने बनाया इसलिए कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन वही हमारे लिए दुश्मन बन गए। आप एग्जाम्पल देखते हो कि हर बार रोहित शर्मा को शॉर्ट पिच बॉल दो, वो घूम के छक्का मारेगा, पुल करेगा, लेकिन कई बार आप क्रिकेट मैच देखना, कई बार उस बॉल पे भी रोहित शर्मा आउट हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपके लिए जो सेफ जोन है, जो स्ट्रॉन्ग जोन है, हमेशा वो स्ट्रॉन्ग जोन ही बना रहे। नहीं, वो कभी कभी गलत साबित भी हो जाता है। तो सेम यहाँ पे वही बात है, जैसे हर बार रोहित शर्मा पुल शॉर्ट पिच बॉल को पुल मार के छक्का नहीं मार सकता, कभी कभी उसी बॉल पे वो आउट हो जाता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ की बात हो रही है कि भले ही डैम्स को बनाया गया कि वो फ्लड को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इन्होंने फ्लड को और ट्रिगर कर दिया है, यानी फ्लड को और बढ़ावा देने में मदद कर दिया। कैसे? अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। होता क्या है कि जब डैम बनाए जाते हैं, डैम बना दिया गया यहाँ पे, अब मान लीजिए कि इस नदी में काफी ज्यादा पानी आने लगा। ठीक, अब जब ज्यादा अमाउंट का पानी आया, क्यों? क्योंकि उस साइड बारिश ज्यादा हो रही थी, यहां फ्लड की स्थिति बन गई। अब जब यहाँ पे पानी की मात्रा लगातार बढ़ने लगेगी तो ये पानी डैम के आसपास के इलाकों में भरना शुरू हो जाएगा चारों तरफ। ठीक, अब वो जो रिजर्वर बनाया गया था डैम का, यानी पानी को रोकने का जो जगह डेवलप किया गया था, वहां अचानक से पानी की बहुत ज्यादा ही मात्रा बढ़ जाती है और वहां फिर सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है। ठीक, अब इसके चलते, ठीक है, वहां पानी काफी दूर दूर तक भर जाता है और वो आसपास के इलाकों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगता है। तो अगर ये डैम ना होता, मतलब अगर ये कहा जा रहा है कि डैम्स फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाए गए लेकिन फ्लड को बढ़ा रहे हैं, तो कैसे बढ़ा रहे हैं? अगर ये डैम नहीं आता तो पानी का बहाव जो नेचुरली चल रहा था वो चल रहा था, थोड़ी सी मात्रा बढ़ती भी तो वो बह के दूसरे जगह और जगह जाती। जो पानी कुछ ही इलाकों में सीमित होकर के जमा हो जा रही है, सेडिमेंटेशन उसका शुरू हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो पानी पहले कहीं दूसरी जगह बह के जाता, उतना ज्यादा सेडिमेंटेशन नहीं होता जितना डैम के चलते हो रहा है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि बाढ़ की समस्या थोड़ी सी कम हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डैम्स के चलते बाढ़ की समस्या और ज्यादा बढ़ जा रही है। ठीक है, तो आप जनरली ये देखोगे कि जो बड़े डैम्स हैं
वो तो एकदम से फ्लड कंट्रोलिंग में एकदम से अनसक्सेसफुल साबित हुए हैं। ठीक है, जब बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी है, जब जब यानी एक्सेसिव रेनफॉल के टाइम पे ये बड़े डैम्स और ज्यादा लेवल पे अनसक्सेसफुल हुए हैं। क्या करने के लिए? बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। तो यानी कहने का क्या मतलब कि हमने बनाया अपने फायदे के लिए था, ठीक, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, लेकिन वो हमारी कमजोरी साबित हो रही है कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया लेकिन बाढ़ ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब देखेंगे, अब ये जब बाढ़ कंट्रोल नहीं हो पाता है तो इस बाढ़ का बड़ा प्रतिकूल प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये हमारे लाइफ को डिवास्टेट कर देता है। ठीक, यानी लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और साथ ही साथ केवल लाइफ ही नहीं, लाइफ एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज को भी ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। ठीक, और ना केवल ये लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है बल्कि ये सोयल इरोजन को भी बढ़ावा देने में मदद करता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाढ़ का पानी इज द बिगर कॉज फॉर सोयल इरोजन। जब पानी तेज गति से बहता है तो नदियां अपने मुहानों पर कटाव करती हैं, और ये कटाव जो है वो सोयल इरोजन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पैदा करता है। ठीक, बढ़ावा देता है सोयल इरोजन को। ठीक, आप देखेंगे कि बाढ़ जो है वो ना केवल लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सोयल इरोजन को भी बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सेडिमेंटेशन का मतलब ये भी होता है कि फ्लड प्लेन्स जो थे, जो पहले सिल्ट, ठीक है, सिल्ट से भरे हुए थे, यानी फ्लड प्लेन्स जो पहले डेवलप हुए थे। फ्लड प्लेन बनता कैसे है? आप बहुत बार पढ़े होंगे कि जब पहाड़ों से निकल करके नदियां प्लेन्स इलाके में आती हैं बाबू, तो ये इधर मिट्टी का डिपोजिशन करती हैं, और यही डिपोजिशन ऑफ द सोइल जो है वो फ्लड प्लेन कहलाता है। इसको फ्लड प्लेन इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये नदी में बाढ़ आया और उस बाढ़ आने के चलते यहाँ की मिट्टी कटी और यहाँ आकर के डिपोजिट हुई। ठीक, तो इससे बना ये फ्लड प्लेन। अब जो ये नदी इधर से इसको लेके आई थी तो इधर सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों आराम से मौजूद था और ज्यादा मात्रा में मौजूद था। लेकिन जब यहाँ पे बांध बना दिए जाते हैं फ्लड प्लेन्स में, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो नेचुरल सिल्ट यहाँ पे डेवलप हुआ था वो सेडिमेंटेशन के कारण दबने लगता है। और ये जो सिल्ट था ना वो बाबू हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर था। ठीक, लेकिन अब सेडिमेंटेशन के चलते, ठीक है, इसको समस्या होती है, इसको नुकसान पहुंचता है। मिट्टी का ये नेचुरल फर्टिलाइजर धीरे धीरे करके अपनी क्वालिटी लॉस कर देता है, और ऐसी परिस्थिति में लैंड डिग्रेडेशन की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया है कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो थे उन्होंने अर्थक्वेक, ठीक, वाटर बोर्न डिजीज एंड पेस्ट को बढ़ावा देने में मदद किया। ठीक, यानी अर्थक्वेक को बढ़ाने में मदद करते हैं ये डैम्स। कैसे? सेडिमेंटेशन जब होता है तो वहां का लैंड सरफेस हो जाता है कमजोर। अब नीचे की जब प्लेटें टकराती हैं तो उनका फोर्स आके धरती को हीट करता है, और हीट करने के चलते अर्थक्वेक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यानी कहने का क्या मतलब है कि ये डैम्स ना केवल बाढ़ को बढ़ावा देते हैं बल्कि अर्थक्वेक को भी बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। ठीक, अब जब बाढ़ का पानी आकर के उन रिजर्वर्स में बहुत ज्यादा दिन तक जमा रहता है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने के चलते आप देखोगे कि बीमारियां बढ़ने लगती हैं, यानी जो वाटर बोर्न डिजीज होती हैं उनकी लगातार उनके अंदर में बढ़ोतरी होने लगती है। पेस्ट्स जो खेतों में लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। ये पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक, जिसके चलते, ठीक है, ये यानी ये बाढ़ का पानी जो बहुत ज्यादा दिन तक रुका रहता है, जब इसका एक्सेसिव यूज करना हम शुरू कर देते हैं तो इसके चलते पॉल्यूशन की भी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स जो थे वो ना केवल, ठीक है, हमारे लिए फायदेमंद थे बल्कि उनके अंदर ऐसी बहुत सारी डिमेरिट्स थी जिसके चलते उनका अपोजिशन भी होता है। ठीक, अब देखेंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स और जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ठीक, वो बहुत अलग अलग तरीके के जो सोशल मूवमेंट्स हुए हैं उनको भी बढ़ावा देने में इन्होंने काफी ज्यादा मदद किया है। ठीक है, जब मतलब लोगों को लगने लगा कि ये जो डैम्स बनाए गए हैं, ये जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं, इनका जब प्रतिकूल प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ना शुरू हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में लोग अवेयर होने लगे कि नहीं, ये सब बंद होना चाहिए।
ठीक, यानी हमारी जो नदियां जो अपनी नेचुरल क्वालिटी को खोते जा रही हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर डैम बना दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत सारे ऐसे सामाजिक आंदोलनों को भी देखा है, जैसे इसमें सबसे मेन है नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन ईटीसी। ये जो दोनों आंदोलन है, इसमें आप देखोगे कि ये आंदोलन बस इसलिए किए गए स्थानीय लोगों के द्वारा ताकि वो डैम्स से होने वाले नुकसानों से अपने समाज को, अपनी लोकेलिटी को, अपनी कम्युनिटी को बचा सके। ठीक, आई बात समझ में? अब देखेंगे ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन डैम्स के चलते, इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के चलते उन कम्युनिटीज के अंदर, लोकलिटीज के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पे लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब जब लोगों को उचित साधन मिलना बंद हो जाएगा अपने जीवन को चलाने के लिए, तो लोग उस जगह को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जब ये डिस्प्लेसमेंट लगातार बढ़ने लगेगा, बहुत बढ़ने लगेगा, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि लोग थक जाएंगे। ठीक, और जब लोग थकेंगे, गुस्सा आएगा, गुस्सा बढ़ेगा, तो वो गुस्सा आंदोलन में कब बदल जाएगा ये किसी को नहीं पता चल पाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लोकल कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट जो है जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो ही जाते हैं। ठीक, आप देखोगे क्या कि जनरली जब डैम्स बनाए जाते हैं, तो डैम्स बनाने के समय में, ठीक है, एक बहुत बड़े लैंड भूभाग की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन आता है जमीन देने? लोग दूर वाले लोग आते हैं क्या? नहीं, वहीं के जो लोकल कम्युनिटीज के लोग होते हैं वो अपनी जमीनें देते हैं ताकि वो डैम बनाए जा सके। एक तो उन्होंने डैम बनाए जाने के टाइम पे अपनी जमीनें दी, और जब ये सेडिमेंटेशन बढ़ता गया, डैम के नुकसान बढ़ते गए, तो ऐसी परिस्थिति में भी उनको अपनी जमीनों को छोड़ देना पड़ता है। उनका जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उनकी जमीनों को छोड़ देना पड़ता है, उनका लाइवलीहुड छीन जाता है। ठीक, उनका जो मर्ज एक्सेस होता है वो छीन जाता है, और साथ ही साथ उस इलाके के रिसोर्सेज पे जो उनका पहले से कंट्रोल बना हुआ था वो कंट्रोल भी छूट जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो ही जाते हैं, और ये आंदोलन हमें देखने को मिलता ही है। देखिए, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कुछ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा आंदोलन इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन एक नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि शुरू किया गया था किसके द्वारा? मेघा पाटेकर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया बाबू? मेघा पाटेकर। ठीक है, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आंदोलन जो है वो वहां के आसपास के ट्राइबल पीपल को मोबिलाइज करने का काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है, वहां के फार्मर्स को इकट्ठा करने का काम करता है, वहां उसके आसपास के जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग होते हैं, जो वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, लोगों के अंदर में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, उनको मोबिलाइज करने का काम करता है। ठीक, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लोगों को भी ये मोबिलाइज करने का काम करता है। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है एक ऐसा नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां के ट्राइबल पीपल को, वहां के किसानों को, वहां के इन्वायरमेंटलिस्ट को और वहां के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लोगों को मोबिलाइज करता है ताकि ये लोग एक मंच पे आए, ठीक, एक स्टेज पे आकर के, ठीक है, जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है उसके खिलाफ, ठीक, आवाज उठाएं, और जो इस डैम का बुरा असर नर्मदा नदी पे पड़ रहा है उससे उस लोकल कम्युनिटीज को होने वाले नुकसान को, ठीक है, नुकसान से लोगों को बचा सके। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आंदोलन बस इसलिए शुरू किया गया ताकि सब लोग ये मिल करके बस इतना सा काम करें, ये जो बड़े लेवल का डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है डैम्स के चलते वो बंद हो जाना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक, आगे आप देखेंगे कि इरिगेशन ने क्या किया। इरिगेशन ने क्रॉपिंग पैटर्न को एकदम से चेंज करके रख दिया है बहुत सारे रीजन्स में। ठीक है, जैसे जब लोगों को ज्यादा फसल की जरूरत पड़ती है, ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, तो लोग इरिगेशन को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। तो फार्मर्स अब ऐसी परिस्थिति में उन इलाकों में शिफ्ट होने लगते हैं जिधर वाटर इंटेंसिव इलाका होता है। तो वाटर इंटेंसिव इलाके की तरफ और साथ ही साथ कमर्शियल क्रॉप्स के तरफ
फार्मर्स जो होते हैं वो शिफ्ट होने लगते हैं, ठीक, जो कि एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जब मिट्टी के अंदर में आप बहुत ज्यादा कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करते हो और उसका बहुत बड़े लेवल पे इरिगेशन करने का काम करते हो, तो ऐसी परिस्थिति में, ठीक है, मिट्टी के अंदर में सैलिनाइजेशन की प्रक्रिया होने लगती है, यानी मिट्टी के अंदर में सॉल्ट की मात्रा बढ़ने लगती है। एट द सेम टाइम, ठीक है, ये सोशल लैंडस्केप को भी बदल देता है, ठीक है। यानी होता क्या है इसमें कि सोशल गैप बनने लगता है रीचर लैंड ऑनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच में। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि आप बताइए, जनरली फार्मर्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती है, और एक वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें हैं, ठीक, वो उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। तो जिसके पास बबुआ ज्यादा रिसोर्स होगा, जो ज्यादा धनी होगा, वही ये सब चीजें अफोर्ड कर पाएगा। क्या? ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन और कमर्शियल क्रॉप। ये इलाका वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास रिसोर्सेज का भरमार है। तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि हमारा सोशल लैंडस्केप भी बदलने लगता है। जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं वो वाटर इंटेंसिव इलाके में पहुंच जाते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पुअरर फार्मर्स हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों के बीच का जो गैप होता है वो और ज्यादा बढ़ने लगता है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो डैम्स जो हैं उन्होंने लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने का काम किया है। ठीक, क्यों? क्योंकि अलग अलग लोग जो हैं वो डैम्स का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना चाहते हैं। क्योंकि अब देखिए, लोगों की टेंडेंसी है कि लोग अपने बारे में सोचते हैं, अब जो समस्या मेरी है हम उसी समस्या का समाधान चाहेंगे। तो लोगों में क्या होता है, जनरली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने लगता है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जो डैम का पानी है उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज करें, ठीक है, और सेम वाटर रिसोर्स जो उस डैम का मिल रहा है उससे हम अपने फायदे का काम कर सके, अपने फायदा उठा सके। ठीक, गुजरात में आप देखिए ना, गुजरात में साबरमती बेसिन के जो किसान थे वो अचानक से आंदोलित हो गए। ठीक, यानी वो अचानक से आंदोलन के मूड में आ गए, ठीक है, और इसने ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा राइट कॉज कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इस नदी का पानी था, साबरमती बेसिन का जो पानी था, उसका ज्यादा मात्रा जो है वो कहां पे पहुंचा दिया जा रहा था? अर्बन एरियाज में इसकी सप्लाई ज्यादा हो रही थी। ठीक है, बेसिकली ड्रॉट्स के टाइम पे। यानी कहने का ये मतलब है कि गुजरात के किसान इसलिए क्रांति के मूड में आ गए, इसलिए उन्होंने क्रांति करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जो साबरमती बेसिन का जो पानी था वो पानी ज्यादा मात्रा में अर्बन एरियाज में पहुंचाया जा रहा था, ताकि वहां पे जो ड्रॉट्स की स्थिति बनी हुई थी उस ड्रॉट से ओवरकम किया जा सके। ठीक, द वाटर डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकमिंग कॉमन। और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं वो लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक, आप देखिए ना, भारत पाकिस्तान के बीच में भी आप देखोगे कि इंडस के पानी को लेकर के जनरली ये कॉन्फ्लिक्ट की समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो ये वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं वो काफी कॉमन समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन ऑफ डैम्स, अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि डैम्स जो हैं उनके फायदे हैं तो उनके नुकसान भी हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग इसके नुकसान को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग, ठीक है, एक जबरदस्त एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बड़ा साधन बन के उभरा है। ठीक है, पानी को यूटिलाइज करने के लिए और साथ ही साथ पानी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए भी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड बात हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर। योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।